भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, यानी हमारी बहनों को, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और क्या हाल है ममता जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। और देख रही हैं आप, हम भी देख रहे हैं आपको रंग बिरंगे दुपट्टे में आई हैं आज। क्या बात है? दीपा जी, दरअसल पोशाक का तो अपने मन पर, हाव भाव पर फर्क पड़ता है जी। जब कई बार हम अनायास अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो उसका अपने मन पर असर पड़ता है, रंगों का खास तौर से। ये देखिए कि कलरफुल कपड़े पहन लीजिए तो उस दिन मिजाज थोड़ा ऊर्जा से भरा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और कभी ऐसा कोई ऐसा कलर बुरा नहीं है, जैसे ग्रे बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कुछ पहनो ना तो सच में वो बात आप सही कह रही हैं, थोड़ा उदासीनता सी आ जाती है ना। और कई बार यूं ही मन अनमना सा हो जाता है, उदास हो जाता है। कई बार मन अनायास बड़ा खुश होता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि इसका अगर हम कारण जानने चलें तो कहीं न कहीं कोई वजह तो होती है, ऐसे अनायास नहीं होता। कई बार घरों में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जो आपको ऊर्जा से सराबोर कर देती हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नेगेटिव ऊर्जा से भर देती हैं। बिल्कुल। तो आज इसी बात पर हम चर्चा भी करेंगे। जी। घर को नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचाएं। जी, इस पे बात भी होगी और कई सारे संदेश आए हैं। मतलब हमारे सभी श्रोताओं ने खूब बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी ली है, तो सबके हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संदेश को शामिल कर सकें। और इस साथ में भाई बात जब ये ऐसी हो रही घर परिवार की, अगर ऐसे में एक छोटा सा बच्चे की किलकारी घर में आ जाए, यानी कि एक छोटा सा बच्चा घर में आ जाए, तो फिर क्या ही बात, खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन अपने बच्चे की केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माँ को खास तौर से, माँ पिता को दोनों को, लेकिन माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तभी तो हम जब बड़े होते तो हम बोलते ना, तुम्हें यूं ही हमने बड़ा नहीं कर दिया, है ना? तो नवजात शिशु की सावधानियां क्या क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी। और आज क्योंकि शुक्रवार है तो बात होगी कुछ खाने पीने के व्यंजन की। तो हम तो बताएंगे, हमारी सखिया भी बताएं क्या खास उन्होंने इस सप्ताह बनाया। और एक खास बात यह है कि सखी विशेष के अंतर्गत विदुषी मंजू मेहता के बारे में हम जानकारी देंगे, जो जानी मानी सितार वादक हैं। और ममता जी, हमने भी तो दिल दिया है आपको अपने श्रोताओं को, नहीं? बिल्कुल। और श्रोताओं का दिल इसीलिए विविध भारती से जुड़ा रहता है। और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से इतनी सारी बातें होती हैं। और चूंकि हमारे श्रोताओं का दिल जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से वो रेडियो की आवाज़ बढ़ा के सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं, सखा भी सखियाँ भी, तो उनसे ये कहना ज़रूरी है कि आज हमने विषय तो बता ही दिया है उन्हें, एक बार हम दोहरा भी देते हैं कि आज सखी विशेष के अंतर्गत विदुषी मंजू मेहता के बारे में जानकारी देंगे और नवजात शिशु और सावधानियां, इस विषय पर चर्चा करेंगे। घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं और इस पर और व्यंजन की जानकारियां देंगे। तो ये प्रोग्राम तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारे श्रोता जुड़ नहीं जाते हैं, सहभाग नहीं होता उनका। तो हमारा ये कहना है कि आप भी इन विषयों पर अपनी टिप्पणियां साझा कीजिए। आपकी टिप्पणियां हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम सखी विशेष के अंतर्गत मंजू मेहता के बारे में जानकारी देते हैं। जी ममता जी, ये इतिहास देखिए, हम साक्षी है इस बात का कि समय समय पर देश की बेटियों ने वो काम कर दिखाए हैं जो उस वक्त या उस दौर में पुरुष के लिए भी माना जाता था, या समझा जाता था कि बस ये तो बेटा ही कर सकता है या घर के पुरुष ही कर सकते हैं। फिर चाहे वो घुड़सवारी हो, युद्ध के लिए तलवारबाजी हो, तीरंदाजी सीखना हो, या फिर रणनीति को क्यों ही ना समझना हो। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में भी हमने देखा देश की बेटियों ने देश के बेटों के संग कंधे से कंधा मिलाकर सहभागिता दर्ज कराई थी, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कला के क्षेत्र में हो चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में प्रतिभाएं उभरी और वो कारनामे कर दिखाए जो अक्सर माना जाता था कि ये पुरुष प्रधान ही है। जैसे कि सितार वादन, सितार सीखना, ये पुरुषों के क्षेत्र में ही माना जाता था। और सप्तक के सह संस्थापक और सितार वादक मंजू नंदन मेहता, जिन्हें दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत का प्रतीक माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध महिला सितार वादक के रूप में उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते हैं। जी, मंजू मेहता सितार वादक पंडित रविशंकर जी की शिष्य थी। आपका जन्म 21 मई 1945 को जयपुर के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। आपकी माँ चंद्रकला भट्ट
इन्होंने भी संगीत की कला सीखी थी और उनके पिता मनमोहन भट्ट पंडित भी संगीत के भक्त थे और उन्होंने कई विदेशियों को उस वक्त यानी भारतीय संगीत सिखाया था। मंजू मेहता के बड़े भाई पंडित शशि मोहन भट्ट संगीत क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। मंजू मेहता का अहमदाबाद के तबला वादक स्वर्गीय नंदन मेहता से विवाह हुआ और अपने पूरे जीवन में उन्होंने विभिन्न संगीत प्रेमियों के साथ सप्तक जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ एक तरह की जुगलबंदी करके संगीत महाकुंभ की स्थापना की। जी, और इन्हें सितार से मतलब बचपन से ही लगाव था। महज 11 साल की उम्र में बच्चों के एक कार्यक्रम में सितार बजाकर सितार के प्रति उन्होंने अपना प्यार जताया था। संगीत के क्षेत्र में गुरु के मार्गदर्शन में उनकी साधना निरंतर आगे बढ़ती रही। मंजू मेहता को पंडित रविशंकर जी के साथ साथ पंडित दामोदर लाल काबरा जी के साथ भी संगीत सीखने का मौका मिला था। और ये भी बता दें कि संगीत साधना के साथ साथ मंजू मेहता ने गंधर्व महाविद्यालय से संगीत में मास्टर डिग्री में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने संगीत कला के प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। 1967 में नंदन मेहता से उनका विवाह हुआ और 1980 में विश्व प्रसिद्ध सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक में म्यूजिक इंस्टीट्यूट की ट्रस्टी बनी और उसके बाद उन्होंने संगीत जगत को हर बरस बहुत सारे कला गुरुओं को विकसित करने का अवसर दिया। जी, मतलब एक बार एक इंस्टीट्यूट खोलना और फिर उसमें संगीत को समृद्ध करना, ये कितनी बड़ी बात है। और उस संस्था को जारी रखना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपने सबसे पहले सितार की तालीम अपने बड़े भाई से ही ली थी। मेहर घराने के सितार वादक के रूप में मंजू मेहता का पहला परफॉर्मेंस 1984 में जयपुर में हुआ था। और अपने 69 साल के जीवन के सफ़र में मंजू मेहता ने बहुत सारे कार्यक्रम देकर दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी ख़ास जगह बनाई। जी, आकाशवाणी की भी आप एक ग्रेड कलाकार रही हैं और आपको पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिया। मंजू मेहता को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे कि गुजरात राज्य गौरव पुरस्कार से नवाजा गया उन्हें, साथ ही तानसेन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी गुजरात का गौरव पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। और जीवन भर सितार की साथी बनी रही मंजू मेहता। इन्होंने 20 अगस्त 2024 को 79 बरस की उम्र में इस दुनिया से, फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। और हमारा नमन सखी सहेली कार्यक्रम की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से। जब नवजात शिशु की चर्चा कर ली जाए, जब नवजात शिशु घर में आता है तो क्या होता है, खुशी की लहर सी आ जाती है और परिवार में सब एक हो जाते हैं। कई बार परिवार की जो टूटन होती है वो भी जुड़ जाती है। हर कोई बच्चे से मिलना और उसे दुलाना चाहता है, रीति रिवाज भी यही है। लेकिन गड़बड़ यही हो जाती है कि जो भी आता है अपने शरीर, नाक, मुंह, हाथ, पैर, कपड़ों पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु लेकर आता है और उसे पता नहीं होता है। प्यार में, मोहब्बत में उसे गोद में लेता है और वो जीवाणु उस तक चला जाता है। खेल खेल में, प्यार दुलार में ये जीवाणु, वायरस नवजात शिशु के शरीर पर चले जाते हैं। अगर गोद उठाने वाले को जुकाम, खांसी है या कुछ दिन पहले हो चुकी है तो बच्चा निश्चित रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि नवजात की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमज़ोर होती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए ना, अगर डेटा की बात करें कि जो भी शोध हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि निमोनिया और डायरिया ये 2 बड़े कारण हैं जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। और कभी कभी दुखद है लेकिन बच्चे खो भी देते हैं परिवार, ऐसा भी होता है। तो एक शोध कहता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं और मतलब जैसे जैसा क्षेत्र बदलता जाता है वैसे वैसे बच्चों का पालन पोषण भी थोड़ा फर्क होता है। तो 5 से कम उम्र के बच्चों में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यानी समुदाय से हुआ निमोनिया ये बहुत देखा गया है। 50% तक के बच्चों को होता है और 4 से 5 लाख बच्चे हर साल इस कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। और इसी प्रकार से दस्त, जिसकी रोकथाम और उपचार बहुत सरल है, बहुत से बच्चों के विकास को रोकता है या कभी कभी जानलेवा भी ये हो सकता है। तो ये 2 बड़े कारण हैं जहां बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, नवजात शिशु के लालन पालन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
उसे हाथ में लेने, गोद में लेने से लेकर उसे दूध पिलाने और नहलाने तक का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और डॉक्टर्स इस बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की सलाह देते हैं, तो ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने भी कुछ बातें लिख भेजी हैं। लिखा है कि नवजात शिशु को छूने से पहले हाथ धोएं और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। शिशु के कमरे का तापमान मध्यम रखें, न तो बहुत गर्म न ही बहुत ठंडा। सिर को सहारा दें। शिशु के सिर और गर्दन को हमेशा सही ढंग से सहारा दें और संक्रमण से बचाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से शिशु को दूर रखें। तापमान नियंत्रित रखें। बच्चे के कमरे का तापमान ठंडा ना हो और स्तनपान कराएं। नवजात को नियमित रूप से माँ का दूध पिलाएं, ये उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और दीपा जी, आपने सुना होगा कि बहुत जब पहला बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे एकल परिवार हैं जहाँ जिनको जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से पहली बार कितनी देर बाद माँ का दूध बच्चे को मिलना चाहिए। तो डॉक्टर सलाह देते हैं, और अगर आपको संकोच होता है, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो डॉक्टर से पूछ लीजिए कि किस तरह से पहली बार स्तनपान कराएं और उसे पकड़ने का क्या तरीका होता है, ये भी पूछ लें निसंकोच। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। कई बार गर्दन पर जोर पड़ता है तो गर्दन लटक जाती है, ये सब। और हाथ पैर पीठ पे, मतलब एक सही तरीका होता है कि गर्दन पर हाथ रखें, एक हाथ पैर के नीचे रखें या पीठ पर होना चाहिए। बच्चा मुड़ ना जाए, ऐसा बिल्कुल इस तरह इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। और ममता जी, हमें हमेशा याद रखना है कि शिशु अभी अभी इस दुनिया में आया है और यहाँ का वातावरण उसके लिए वैसा ही नया है जैसे कि आप समझिए कि अंतरिक्ष में अगर जब जाते हैं तो वहाँ यात्रियों के लिए कैसा रहेगा। अगर अचानक से अंतरिक्ष में जाने को कहा जाए तो बिल्कुल अलग माहौल होता है ना। और इसी तरीके से संक्रमण की बात जब हो रही है तो कैसे बचाया जा सकता है इससे, तो कम से कम 1.5 महीने तक नवजात शिशु की माँ और उसके अतिरिक्त बस जो या नानी होती है या दादी होती है या कोई और बड़े हैं जो घर में बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, बस उस कमरे में वो ही जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तेदारों के, परिवारजनों के, कुटुंब में लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने तो देखिए आते ही हैं सब, लेकिन दूर से स्वीकारें। बच्चों की, शिशु की माँ और देखभाल करने वाले परिजन भी हर दिन स्नान करें, साफ सुथरा रहें, धुले हुए कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें ये हम बता सकते हैं कि घर में जब मेड होती है या सहायिका होती हैं जो काम करने के लिए आती हैं और कहीं बाहर से आती हैं, तो वो उनका जब डायपर बदलती हैं या बच्चे को कपड़े पहनाती हैं, नहलाती हैं, तो उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि वो भी साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए। ये नहीं कि बाहर से कहीं ट्रेन से, बस से सफ़र करके आ रही हैं और वैसे ही बच्चे को गोद में उठा लिया। अगर आप कहीं बाहर से बुला रहे हैं सहायिका को तो उसके कपड़े भी बदलवाने चाहिए। और इसके अलावा किसी ऐसी सतह को छूने के बाद जिसे बहुत लोगों ने छुआ हो, जैसे सीढ़ियों की रेलिंग या सार्वजनिक स्थल पर बैठने वाली कुर्सियों के हत्थे, रुपए पैसे वगैरह, भोजन या दवा खाने के बाद यदि घर में कोई पेट हो पालतू तो उन्हें छूने या उनसे खेलने के बाद साबुन पानी से हाथ धो लें, उसके बाद ही शिशु को हाथ में लें। बिल्कुल। और अगर बच्चे के आसपास रहने वाले लोग मास्क का उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और जब भी, क्योंकि हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, कभी कभी छींक या खांसी निकल जाती है तो तब भी मुंह से सलाइवा के साथ बहुत सारे छोटे बूंदें निकल जाती है जो अपने साथ कई तरह के जीवाणु या फंगस लिए होती है। तो बच्चे इन जीवाणुओं के लिए अभी बहुत आसान शिकार बन जाते हैं क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे हैं ना, बहुत कोमल हैं। और शिशुओं की बीमारी अगर घातक नहीं भी है तो भी उनकी बढ़त रोकती है अगर ये सब सावधानियां ना बरती जाएं। बीमार बच्चा अमूमन खाना पीना छोड़ देता है या फिर कम कर देता है। चूँकि बाल्यकाल जीवन का वो समय है जिसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों ही तेज़ गति से बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इस समय की बीमारी के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा और लंबे नुकसान वाले होते हैं। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात कर रहे थे हम बच्चों की, है ना। तो कोमल से वो बच्चे, हाँ आप कुछ कह रहे थे। आप भी कुछ कह रही थी। आप कुछ कहिए। चलिए ठीक है, हम ही कह देते कि कोमल से वो बच्चे ना जब हाथ में सच में जब लेते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में तो वाकई में डर लगता है कि हमने इसे ढंग से पकड़ा है या नहीं, इसे भूख लगी है या इसे प्यास लगी है, क्या हो रहा है उसके साथ। और इस काल में बच्चे के विकास को सहारा देने के लिए
बड़े जतन करने पड़ते हैं, जैसे हम बातें कर रहे थे अभी। और एक श्रोता ने भी लिख भेजा है, जो हाँ, आपने बताइए बात ना। कही ना जी। कि गोद में कैसे ले। एक श्रोता ने लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके एक नए बच्चे को आपकी बाहों में रखना चाहिए। अक्सर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद आपकी छाती पर त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखा जाता है। कुछ बच्चे तुरंत स्तनपान कर लेते हैं। जन्म के बाद पहले 1 या 2 घंटे में ज़्यादातर बच्चे सतर्क और पूरी तरह से जागे हुए होते हैं। ये तो सभी कहते हैं, हाँ, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुरंत माँ के गोद में देना चाहिए। जी। और तुरंत, हालांकि अब चलन ये है कि कई बार जब सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है तो माँ का गोद तुरंत नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के कारण वो दूर रहती हैं। और बच्चे को अगर कहीं हॉस्पिटल में रखा गया है तो कमरे में लाया जाता है, झूले में रखा जाता है पालने में। जी। तो पालने में जब बच्चे रखे जाते हैं तो कुछ घंटों के बाद ही माँ का संपर्क होता है। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है तो तुरंत माँ के गोद में देना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और एक और देखिए, एक और संदेश है कि जहाँ तक नवजात शिशु की देखभाल का सवाल है तो आजकल अधिकांश माताएं बहनें बच्चे को गोद में रख लेते हैं। बहुत कम से बच्चों को लोग कांधे पे रखते हैं, जिसके कारण बच्चे जो दूध पीते हैं तो उल्टी कर देते हैं और अलग अलग प्रकार की उनकी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो बात की बात हुई जब थोड़े से दिन की बात है। और बच्चे को हमेशा गोद की बजाय कंधे पर ही खेलना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा जिद करता है ना कि उसको बिल्कुल आपके कंधों पे नहीं चाहिए, वो ऐसे हाथ में हम झूला झूला जैसे करते नहीं है बच्चों को, तो उन्हें वैसा अच्छा लगता है। लेकिन ये बात सही है हाँ, कि जब भी उनको दूध पिलाया जाता है तो कंधे पे उन्हें रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर तक दूध पिलाने के थोड़ी देर बाद जब उन्हें डकार वगैरह आ जाती है तब फिर कैसे भी खिलाएं। एक श्रोता ने बड़ी पते की बात लिखी है कि गांव के और जो आजकल भी चलन है कि अस्पताल में माँ को नहीं ले जाया जाता, घर में ही प्रसव कराया जाता है। वो दाइयाँ कराती हैं। तो जब दाइयाँ ये काम करवाती हैं तो ठीक से उसमें बैक्टीरिया या वायरस आने का बहुत खतरा रहता है। और जब ये तब था जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, जी। मेडिकल सुविधा नहीं थी, तब घर में प्रसव करा लिया जाता था। लेकिन अब आपके पास गांव में भी अस्पताल हैं, तो अस्पताल में पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें। और तब अस्पताल में अगर बच्चा पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर और नर्स के संपर्क में रहेगा, तो निश्चित रूप से स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। और कोई परेशानी होती है तो आनन फानन में उसकी क्योर किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई परेशानी होती है तो तुरंत चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। और जब है सुविधाएं आजकल तो उसका उपयोग क्यों ना किया जाए। लेकिन उन्होंने जो ये बात बताई उन्होंने वो बिल्कुल बहुत अच्छी बताई है। और बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये खास बातें किन का ध्यान रखें, तो बहुत से घरों में ममता जी आजकल एयर कंडीशन होते हैं, है ना, जिसका तापमान अब माता पिता को या माँ को कई बार ऐसा लगता है ना कि क्योंकि इस तरह से खाना पीना और उनका भोजन पान इस तरह होता है, गर्मी बहुत लगती है, तो उन्हें लगता है कि नहीं हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देते हैं एसी का। लेकिन नवजात शिशु को इसका बहुत नुकसान होता है। उसकी सारी ऊर्जा या कैलोरी उसके विकास में न लगकर शरीर के जो कोर तापमान कहते हैं ना कि इतना ही होना चाहिए, वो सही लगाने में लग जाती है, तो बच्चे का विकास हो सकता है, रुक सकता है। तो आप शुरू से, एक तो जरूरत ही नहीं है बच्चे को शुरुआत से ही एयर कंडीशन कमरे में लेके जाने की, आदत पड़ जाती है अगर एसी में रहने की। तो फिर बड़े होकर बच्चे, मतलब जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो फिर वो एसी में ही रहना पसंद करते हैं। एक और ज़रूरी बात है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है लोगों से, वो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ऐसा शिशु जिसमें खून की कमी हो, कमजोरी के कारण हमेशा रोग से घिरा रहता है या फिर बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बहुत रोता है। यदि गर्भावस्था में माँ का हीमोग्लोबिन सही रहा हो तो भी इसके द्वारा शिशु को दिया गया पोषण, जिसमें लौह तत्व भी शामिल है, कुछ समय बाद जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है पोषण की मात्रा को बढ़ाते रहना चाहिए। मतलब घटने लग जाता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि घटने ना पाए। अगर शिशु के पोषण और खान पान पर ध्यान न दिया जाए तो उसमें खून की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं, और ये देखकर माँ जान पाती है। अगर ऐसा लगता है तो आपको डॉक्टर के पास जाके खून की जांच करवानी चाहिए, दिखाना चाहिए। अब देखिए ना, नन्हा सा बच्चा है, हमारे परिवार का नया सा सदस्य है, उसे हमें खिलौना नहीं समझना चाहिए, है ना ममता जी? अभी उसे प्यार की बेशक ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। किस बात में खो गई थी आप?
श्रोताओं की टिप्पणियों में अच्छा। एक पढ़ रही थी कि देखें क्या लिखा है। अब नकारात्मक ऊर्जा को लेकर हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणी लिख भेजी है। हमें लगता है घर घर देखा इक्के लेखा। सबको इस बात का एहसास होता है कि घर को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, कैसे उसमें ऐसी ऊर्जा लगाई जाए कि घर खुशहाल लगे। हालांकि एक श्रोता ने तो लिखा है कि सुबह से लेकर देर रात तक जब विविध भारती हमारे घर पर चलायमान हो तब घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश असंभव है। मनभावन गीतों से कर्णप्रिय ऊर्जा की गंगा का हमारे घर अवतरण होता रहता है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही कहा उन्होंने कि भाई संगीत अगर बजता है घर में तो उसकी धुनों से, उसकी तरंगों से माहौल भी एकदम बिल्कुल सकारात्मक। और विविध भारती से बजने वाले संगीत की बात इन्होंने कही है। हाँ। तो इसके लिए खास शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और एक और श्रोता लिख भेजते हैं कि सांझे दिया प्रातः झाड़ू, लीपन पोतल देहरी पहिले ओढ़ले मेहरी। जहाँ पर यह चरितार्थ किया जाता है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं पनपती। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नकारात्मक से बचने के लिए, नकारात्मकता से बचने के लिए देहरी को साफ रखना चाहिए, लीपा पोता होना चाहिए। इसे सजाने के लिए लोग अल्पना और रंगोली भी बनाते हैं। घर को खुशनुमा माहौल भी, नकारात्मकता जो खुशनुमा माहौल होता है उससे भी नकारात्मक तक दूर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और हमारी एक सखी ने लिखा है कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, लेकिन घर का निर्माण होना ही पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति बाहर से बहुत सारी वस्तुएं लाकर घर को सजाना भी चाहता है। एक के बाद एक चीज़ें आती चली जाती हैं, घर का स्वरूप बदलता जाता है। चीज़ों को इकट्ठा करने के क्रम में न जाने कितनी गैर ज़रूरी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। कपड़ों से अलमारी भरी है, न जाने किचन में और स्टोर रूम में गैर ज़रूरी डिब्बे रखे हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, मगर हम उन डिब्बों को फेंकने का मोह नहीं छोड़ पाते। नए कपड़े खरीदते जाते हैं मगर पुराने कपड़े किसी को दान नहीं करते। बेज़रूरत की चीज़ों से घर को कबाड़ बनाने से रोकिए। यही चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है, ये कि इतने सारे कपड़े होते हैं, इतना ढेरों सामान होता है। हमने भी हमारी दादी से ऐसा सुना था ममता जी कि आपके घर के कोनों को साफ रखिए। अब कोना घर का हो गया, उससे छोटा आए तो रसोई का कोना हो गया, उससे छोटे आए तो अलमारियों का कोना हो गया। तो घर के कोने कोने को अगर आप साफ रखते हैं और बिल्कुल उसमें सफाई, उसमें गंदगी नहीं आने देते। होता है ना कि अलमारी के पीछे, क्योंकि हर वक्त तो बहुत मुश्किल है उसके पीछे साफ सफाई करना, तभी हम साल में एक बार बड़े धूमधाम से सफाई भी होती है। उसे तो हम धूमधाम ही कहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा धूम लग जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें या जो कपड़े या इस तरह की चीज़ें जो काम नहीं आ रही उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि नकारात्मक ऊर्जा से मतलब है जो चीज़ें हमारे विकास को बाधित करें, हमारे विचारों को अहमियत न दें। इसमें समाज के पड़ोसी या कोई भी हो सकता है। कई बार हमारे पड़ोसी भी अड़ंगेबाजी करते हैं, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये भी बिल्कुल सही बात है उन्होंने कही। और एक और हमारे लिखते हैं कि श्रोता लिखते हैं कि इसके लिए उपभोक्ता के पास अपने घर का होना अति आवश्यक है। भाई नकारात्मक ऊर्जा को बचाने के लिए अपने घर का होना अति आवश्यक है, ऐसा लिखा है उन्होंने। किंतु आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं जिसे प्रायः वास्तुशास्त्र के सही दृष्टिकोण से नहीं बनाया जाता। फलस्वरूप नकारात्मक ऊर्जा का घर में निवास होना स्वाभाविक है। फिर यही नहीं, अभी तो कहीं भी हम रहें, यदि वह स्थान हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो हम यह समझ लेते हैं कि इस जगह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। हम लोग उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं, पूजा पाठ में रत रहते हैं, सेहत खराब होने के अन्य कारणों पर ध्यान नहीं देते। यह भी उचित नहीं है। वैदिक सनातन संस्कृति के सम्यक अनुपालन से सारे नकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही जो है वो दूर हो जाती है। और घर में अगर संगीत की त्रिवेणी बहती रहती है, कला साहित्य संगीत की त्रिवेणी, तो घर ऊर्जा से भरा रहता है। हम बात कर रहे थे कि घर को नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचाएं, और जब घर साफ सुथरा रहता है तभी तो ये गाना गुनगुना सकते हैं कि तुम्हारे बिना जीना लगे घर में। क्योंकि साफ सुथरा हो गया, खुद भी सुंदर बन के अब इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। और घर जब खूबसूरत होता है तभी अपनी खूबसूरती नजर आती है। दरअसल घर को
सजाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए फर्नीचर की जगह भी अदल बदल कर सकते हैं, तो भी घर थोड़ा सा अलग दिखता है और उसमें एक पॉजिटिव वेव्स आती हैं। घर का जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार, उसे तो साफ सुथरा ही रखना चाहिए और सुंदर और सजा हुआ हो तो आकर्षक लगता है। जाहिर है अपने को भी अच्छा लगता है और मेहमानों को भी अच्छा लगता है। छोटी सी रंगोली बनी हुई होती है तो कितना सुंदर लगता है। और एक चीज और है, सूरज की प्राकृतिक धूप अगर आ सकती है घर में तो खिड़की खोलें, दरवाजे खोलें, हवादार रखें, तो इससे क्या होता है कि धूप भी मिलती है और धूप मिलती है तो आपको विटामिन डी भी मिल जाता है। हाँ, देखिए एक पंथ दो काज हो गए है ना, कि वहाँ थोड़ा बैठ लिए, भाई चाय की प्याली वहाँ किसी दिन धूप में बैठ के भी ली जा सकती है। पता है चाय की प्याली क्यों याद आ रही है कि थोड़ी देर बाद चाय की प्याली मिलने वाली है इस प्रोग्राम के बाद, है ना। अच्छा, देखिए खाने की भी बात करें तो ये भी बता देते हैं कि विशेष तौर पर खाना बनाते समय हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सकारात्मक विचारों से जब प्रधान होता है वो हमारा माहौल, तो देखिए संगीत सुनते सुनते खाना बना के देखिए, कभी भोजन बनाइए, कितना स्वादिष्ट लगता है। घर वालों को सच में बहुत अच्छा लगता है। और घर में किसी रिश्ते के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हों या बातें हों तो इसका प्रभाव ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी बातें तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं पीछे से वो हमारे बच्चे रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और है, ऊंची आवाज में बात करना। अक्सर घरों में पता चला पड़ोसियों के घर तक आवाज जाती है, चीखने चिल्लाने की, डांटने की बच्चों को। तो ये जो चिढ़ना है, गुस्सा दिखाना है, एक दूसरे पर दोषारोपण है, एक दूसरे की गलतियां निकालना है, तो ये तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा से भर ही देता है। तो और हम एक दूसरे की गलतियां नहीं निकालेंगे भाई हम तो निकालेंगे। अच्छा, क्योंकि गलतियां निकालने से बड़ा फायदा होता है ना। हाँ, लेकिन बहुत संयत भाव से। हाँ, सही है। और भाई गलतियां वैसी नहीं, जैसे एक दो सखियां होती तो बता देती है ना कि देखो ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे, तो आप हमारे जो श्रोता हैं उनको सुनने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। एक श्रोता ने एक बात लिखी है, वो भी इन तक पहुंचा देते हैं जी, कि अगर आप अपने घर को गंदा, इधर उधर फैला हुआ, टूटी हुई वस्तुओं के साथ रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा घर में मौजूद रहेगी। इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही घर में झाड़ू लगाएं, जूठे बर्तन कभी ना रखें, झाड़ू को कभी उल्टी ना रखें और शाम और रात के समय झाड़ू ना लगाएं। इससे अनावश्यक सामान जो होता है उसे भी निकाल दें। और एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली में बहुत सारी जानकारी मिलती है जो जीवन उपयोगी होती है और महिलाओं की कई मन की बातें ऐसी होती हैं जो हमें सखी सहेली के माध्यम से जानने को मिलती हैं। इसीलिए तो इसका नाम है सखी सहेली। आपके जीवन की बहुत सारी परतें उघाड़ती है सखी सहेली। और ये बदलाव अगर आ रहे हैं जिंदगियों में तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक और छोटा सा टिप दिया है हमारी सखी ने कि वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि नमक में घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की शक्ति होती है। तो घर में रॉक सॉल्ट के लैंप रखने से, नमक के पानी का पोछा लगाने से भी नेगेटिविटी, ये जो नकारात्मकता है, ये दूर हो जाती है और एक पॉजिटिव अच्छा सा एक माहौल घर में बनता है। गाना सुनने से मन हमेशा खुश रहता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको सुनते हुए हम झूमने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही स्टूडियो में हो रहा था। और अब जब प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है और 4 बजे सखियां सहेलियां सखा भी चाय पीते ही हैं और साथ में कुछ न कुछ स्नैक्स लेते हैं खाने पीने की। तो ऐसे में कुछ चाट चटपटे हो जाएं तो बात ही निराली होती है। बिल्कुल। तो आज कुछ चाट पकौड़ी बता रही हैं? हाँ, पकौड़े पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि हमें लगा कि पकौड़े के नाम पे आप अभी बनाना बताएंगे और कहेंगे कि चलो पकौड़े खाते हैं। हाँ। पकौड़े खाने नहीं आज, आपने लफ्ज़ पकड़ ली हमारी। मुरादाबादी चाट की रेसिपी हम बता देते हैं कि अगर किचन में धुली मूंग की दाल बच गई है, मतलब इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, आसानी से बच गई दाल, तो इसमें मुरादाबादी दाल की चाट बना सकती हैं, मतलब बना सकते हैं। या फिर सामग्री इसके लिए नोट कर लीजिए। बची हुई धुली हुई मूंग की दाल, 1 कटा प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा टमाटर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, कुछ मठरी या पापड़ी और 1 चम्मच हरे धनिया की चटनी, 1 चम्मच इमली की चटनी और हरा धनिया। तड़के के लिए क्या क्या चाहिए? 1 चम्मच घी, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च,
अब इसे बनाएं कैसे? बची हुई दाल में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, हरे धनिए की और इमली की चटनी डाल दें, मिला लें इसे। और इसी में मठरी को हाथों से थोड़ा सा तोड़ लें उसको, मतलब थोड़ा सा चूरा बना लें, एकदम से चूरा नहीं बनाना है। जो बड़े बड़े मठरी हैं उसको थोड़ा तोड़ लें। तड़के के लिए घी गरम करके लाल मिर्च का तड़का डाल दें, इसे दाल चाट के ऊपर डाल दीजिए और साथ में ऊपर से हरा धनिया बुरक दें, खाएं और खिलाएं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी जो चाट हो गया है। अगर जल्दी से आपको बनाना है तो बनाया जा सकता है। धुले मूंग की दाल तैयार होनी चाहिए। अब लेकिन ये चाट आप घर जाके बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो चाट घर पे ही जाके बनेगी। यहाँ तो चाय ही पी सकती हैं। फिलहाल घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है जी। तो अब लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली प्रोग्राम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। विविध भारती